हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएफ क्लासेस पर। जितने भी अग्निवीर हो आ जाओ भाई, योद्धा हो। आज तुम्हारी कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिस सेट है, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट जीके और जीएस का आने वाला है। इसमें हम लोग कहीं ना कहीं 30 क्वेश्चन करेंगे और 30 क्वेश्चन ऐसे करेंगे कि ऐसे मान लो आपको 120 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन के बाद कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसे भी हम लोग कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस सेशन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और अंत तक पूरा देख जाइए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चनों का समाहार हुआ है वो कहीं ना कहीं सारे परीक्षा में टपकने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो बिल्कुल शालीनता से और पेशेंस रख के देखिए। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है ना। बड़ा ही आराम से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, और क्वेश्चन के बाद जो थोड़ा 2-3 सेकंड का तुम्हें टाइम मिलता है ऑप्शन के लिए, उसके बाद ऑप्शन जैसे आ गए आप लोग देख पा रहे होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है जेनेवा, सेकंड है वॉशिंगटन डीसी, और थर्ड ऑप्शन है पेरिस, और फोर्थ ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। तो बताइए आप लोगों ने आंसर गेस कर लिया होगा। बाकी 5 सेकंड का टाइम तुम्हें दे रहे हैं, तुम अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट भी कर सकते हो कि मेरा आंसर सही निकल रहा है या नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2, वाशिंगटन डीसी। अब जो आईएमएफ है तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। विश्व विश्व मॉनेटरी फंड जो कोष होता है संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है ना, और एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है ये, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में। और एक चीज़ की जानकारी यहाँ पे और ले लो कि इसमें अगर पूछ ले कि बताओ आईएमएफ में कितने देश हैं, सदस्य देश कितने हैं, तो इसमें सदस्य देश कितने हैं, इसमें है आपके 190। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कोचिंग में आप लोगों को कराया गया है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारी कोचिंग में जो बच्चे पढ़े हैं तो उन्होंने टिक कर ही दिया होगा और इस सवाल को कहीं ना कहीं चुटकियों में उड़ा दिया होगा, है ना। तो ऑप्शन है आपके 1191, 1192, 1526, और ये 1526 ऑप्शन डबल हो गया है, तो 26 की जगह पे आप 56 कर लो, है ना। तो देखिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। तराइन के युद्ध के साथ साथ हम सारे युद्ध जितने परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो सारे कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले तराइन का प्रथम युद्ध है, कब हुआ था, 1191 में हुआ था, है ना। किस किस के बीच हुआ था तो आप सब लोगों को पता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। ठीक है, द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। तो प्रथम युद्ध में क्या हुआ था, जो मोहम्मद गोरी था उसे पृथ्वीराज चौहान ने पराजित कर दिया था। लेकिन सेकंड युद्ध में क्या हुआ था, जो मोहम्मद गोरी है उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और उसे कहीं ना कहीं बंदी बनाकर वो अपने साथ ले गया था। जहाँ पर जाने के बाद उसके साथ जो उसका सेनापति था चंद्रवरदाई, तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के साथ में जाता है, तभी तो वो वहाँ पे बोलता था, उसने बोला था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है अब, ताऊ पर सुल्तान है अब मत चूक चौहान। तो तब उसने शब्द वेदी बाण चलाया था। उसके बाद कहीं ना कहीं उसकी आंखें वाँखें फोड़ दी गई थी, जो भी कहानी है। लेकिन समय की अपर्याप्तता होने के कारण हम लोग जल्दी जल्दी ये कंप्लीट करेंगे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1526 में हुआ था। और ये सारे सीक्वेंस में आप लोग इसे याद कर जाइए, 1526, 27, 28, 29, है ना। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, ऐसे तो मैंने सीक्वेंस में एक ट्रिक भी बना सकते हो। क्या ट्रिक बन जाएगी, पानीपत, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, घाघरा, ये 4 युद्ध यहाँ पे कंप्लीट हो गए। घाघरा के बाद 29 के बाद 39 में चौसा का युद्ध होता है, और चौसा के बाद बिलग्राम का युद्ध होता है। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नोट प्रेस स्थित है। तो बताइए भाई, नोट प्रेस कहाँ स्थित है। जो अपने मुद्रा होती है रुपया, जिसके नोट चलते हैं 100, 200, 500, 1000, 2000 के, तो इनकी नोट प्रेस कहाँ पे, नागपुर में है, मुंबई में है, नई दिल्ली में है या नासिक में है। तो टाइमर स्टार्ट होने वाला है और आपके पास मात्र और मात्र कितनी है, 5 सेकंड हैं।
टाइमर हो गया ख़त्म और आंसर आ गया आपका। आंसर क्या है? नासिक। तो इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं निर्माण निगम लिमिटेड SPSIL भारत सरकार की पूरी तरह से स्वामित्व वाली अनुसूची ए की मिनी रत्न श्रेणी वन की कंपनी है। इसका गठन 2006 में हुआ था। कब हुआ था? 2006 में किया गया था। इसके अंतर 9 उत्पादन इकाइयां हैं, जिनमें मिंट आती है आपके जो सिक्के छापती है, मुद्रा नोट प्रेस, 2 मुद्रा नोट प्रेस हैं, 2 सुरक्षा प्रिंटिंग प्रेस हैं और 1 सुरक्षा पेपर मिल है। भाई पेपर जो नोटों में पेपर प्रयोग होता है ना, वो वाला। कंपनी ने सुरक्षा पत्रों, मुद्रण और सिक्कों की ढलाई के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। अब देखिए, इसका आंसर है नासिक। नासिक के अलावा देवास में और नोट प्रेस है। कहाँ पे? देवास में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपका जो ग्रेटर नोएडा है, ग्रेटर नोएडा में एक मिंट है, ग्रेटर नोएडा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर आंसर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जितना क्वेश्चन को आप लोग टाइप करेंगे, आंसर को जितना टाइप करेंगे, उतना ही कहीं ना कहीं आप लोगों को भी चीज़ें यादें रह जाएंगी। इसलिए कमेंट बॉक्स में जिस भी प्रश्न का आपको आंसर पता होता है उसे एक बार कमेंट में टाइप जरूर कर दिया करें, है ना। तो इसके जो ऑप्शन है, इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो बताइए किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था? तो इन्हें जाना जाता था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है राइट यहाँ पे, है ना। अब देखो, और जो लोग हैं जिनके उपनाम हैं उन्हें देख लेते हैं। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप ये नहीं कह सकते कि इसे मैं छोड़ दूं, सारे लर्न करने हैं। देखो, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। वहीं लौह पुरुष जो अभी कंप्लीट कर दिया है, क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इन्हीं के यादगार में जो मूर्ति बनाई गई है, उस मूर्ति का नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। यूनिटी। तो लगे हाथ इसे भी कंप्लीट कर लो। कहाँ पे है? तो यह है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर, केवड़िया में। इतनी जानकारी इनके बारे में ले लो। देखो, शांति पुरुष कहा जाता है किसे? लाल बहादुर शास्त्री को। और आप लोगों को पता है लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को ही और क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस। और एक महान पुरुष हैं जिनकी 2 अक्टूबर को ही जयंती मनाई जाती है, तो वो कौन है? महात्मा गांधी, है ना। तो देखिए आप लोगों को कितने क्वेश्चन मिल गए यहाँ से। अब देखो, बंगबंधु के नाम से, बंगबंधु या शेख, इनके नाम से कौन फेमस है? मुजीबुर रहमान, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जननायक। दोनों में अंतर है, लोकनायक और जननायक। तो जननायक कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर को। वहीं राष्ट्रपिता कहा जाता है किसे? बापू या महात्मा गांधी को। आप लोगों को पता ही होगा राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो गेस करिए कब मनाया जाता है। आप लोग सोच विचार रहे होंगे और इसका आंसर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ऑप्शंस आप लोगों के आ चुके हैं, 2 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 22 मार्च और 15 जनवरी। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से दिवस कंप्लीट कराए गए थे। तो 2 अक्टूबर को तो अभी मैंने पीछे बताया है, क्या है? अहिंसा दिवस है, आपका अहिंसा दिवस है। और क्या है? लाल बहादुर प्लस महात्मा गांधी जी की जयंती है। तो ये तो दोनों होने से रहे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 10 दिसंबर है। 22 मार्च को पता ही आप लोगों को क्या मनाते हैं? जल दिवस मनाते हैं। जल दिवस, जल ही जीवन है। और 15 जनवरी को पता ही क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस। चलो पानी भी पी लिया इसी बीच में, है ना।
अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1948 से हुई थी। कब से हुई थी? 1948 से। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री एवं गांधी जयंती मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, आगरा का लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था? बहुत ही गजब क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ऐसे समझो परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन। तो बताइए। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां, तीसरा ऑप्शन है औरंगजेब और चौथा ऑप्शन है जहांगीर। तो आपका टाइमर स्टार्ट होने वाला है और टाइमर की तो कोई चिंता ही नहीं है, पहले ही कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। इस प्रकार से आप लोगों की प्रिपरेशन है ना। आपके पेपर में भी बहुत कम समय बचा हुआ है, तो इस प्रकार की अगर आप वीडियोज देखेंगे तो कहीं ना कहीं सीधा डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में आप लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अकबर। अब देखो और जो इम्पोर्टेंट स्थापत्य कला के जो उदाहरण हैं, है ना, तो उन्हें देख लेते हैं। देखो आगरा फोर्ट है, वो किसने बनाया? वो अकबर ने बनवाया। लेकिन जो दिल्ली का किला है वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था शाहजहां ने, है ना। दोनों को अच्छे से याद रखना है। जामा मस्जिद आगरा दिल्ली। देखो जामा मस्जिद 2 जगह है, एक तो है आगरा में और एक है दिल्ली में। और मोती मस्जिद, तो ये सारी किसने बनवाई? ये बनवाई है शाहजहां ने। ताजमहल आप लोग जानते ही हैं, मुमताज़ की याद में जो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया वो कहाँ है? आगरा में। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक जो कहीं ना कहीं गुलाम वंश का संस्थापक था उसने बनवाई थी, है ना। और 2.5 दिन का झोपड़ा भी किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? एक और धमाकेदार एकदम बढ़िया मज़ेदार प्रश्न। तो इसका आंसर आप लोग बताइए और आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उपनामों से, है ना। तो पहला ऑप्शन है रोम, दूसरा है क्यूबा, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है जापान। तो आप लोग आंसर को गेस करिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? जापान, है ना। अब इसकी 7 और जो उपनाम है उन्हें तैयार कर लेते हैं, भौगोलिक उपनाम है। तो 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। रोम को क्या कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर। एंटलीज का मोती क्यूबा को कहा जाता है। गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क। और लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहा जाता है। नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। और वहीं सूर्योदय का देश आपका हो ही गया है। एक चीज़ और लिख लीजिए यहाँ पे ऐड करके, अंधा महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंधा महाद्वीप, तो ये कहा जाता है अफ्रीका को। किसे कहा जाता है? अफ्रीका को, है ना। और अफ्रीका से ही आपकी कर्क रेखा, मकर रेखा और आपकी भूमध्य रेखा सारी रेखाएं होके गुजरती हैं। भूमध्य रेखाएं कोई हम विषुवत रेखा बोल देते हैं और इसे ही 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोल देते हैं। इसे ही हम लोग इक्वेटर बोल देते हैं। तो इसके 2-4 नाम हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी नदी नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है? बताइए नासिक के त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा, गोदावरी, गंगा और महानदी। तो नदियाँ अगर आप लोगों ने कंप्लीट की होंगी अच्छे से तो आप लोगों ने आंसर को कहीं ना कहीं टिक कर दिया होगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? गोदावरी। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, गोदावरी। अब देखो जो नर्मदा नदी है इसका जो उद्गम है वो कहाँ से है? एमपी के अमरकंटक से। और गंगा नदी है वो कहीं ना कहीं गंगोत्री हिमनद और उत्तराखंड से निकलती है। लेकिन जो गंगा नदी है वो 5 प्रयागों से होके निकलती है। कर्णप्रयाग, देव प्रयाग, है ना, रुद्र प्रयाग,
तो इन सारे प्रयागों, लेकिन जब वो देव प्रयाग में आके भागीरथी से मिलती है तब उसका गंगा नाम पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सहवा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। तो आपसे इन्हीं में से किसी एक नदी का उद्गम स्थान पूछ सकता है और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और आप लोगों ने आंसर भी दे दिया होगा, मुझे ऐसी आशा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल। तो बताइए भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होता है। देखिए, राष्ट्रपति को कई पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार होता है, जैसे कि वित्त आयोग, भाषा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग। इन सब की जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वहीं जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है एवं अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? अन्य न्यायाधीश। इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी ही करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन किसकी सहायता से? प्रधानमंत्री की सहायता से, प्रधानमंत्री की सहायता से, हम कह सकते हैं सुझाव से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो इसे हम लोग क्या स्टार मार्क कर लेंगे ऐसे। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, बिपिन रावत, BR अम्बेडकर। तो बताइए आप लोग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एपीजे अब्दुल कलाम। इसके साथ ही और जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनको कंप्लीट करते हैं। देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम है, ये किसने लिखी है? ये महाकवि कालिदास ने लिखी है, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर। दूसरी है एज यू लाइक इट, विलियम शेक्सपियर की ये बुक है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की है और इसी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य का क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये अपने भारत का ही नहीं, एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार था जिसे किसी व्यक्ति को दिया गया था। एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। दूसरा है आनंद मंठ, जो अपना कहीं ना कहीं राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये कार्ल मार्क्स की बुक है। मीन काम्प, एडोल्फ हिटलर की ये बुक है। गांधी एंड स्टालिन, ये लुई फिशर की बुक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की बुक है। तो इसे भी आप लोग लर्न कर सकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? चलो इसे भी देख लो भाई। तो आप लोगों को पता होगा कि जो भारतीय संसद है उसके कहीं ना कहीं 3 अभिन्न अंग होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो आपके ऑप्शन आ चुके हैं। पहला ऑप्शन है राज्यसभा, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा, तीसरा ऑप्शन है संसद और फोर्थ ऑप्शन में है फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो आप लोग आंसर करिए। तो आंसर आप लोगों को आया चुका है। उच्च सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा को ही उच्च सदन कहते हैं। ये उच्च सदन क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि ये भंग नहीं होता है और लोकसभा भंग हो जाती है। अब देखिए, इसकी जो व्याख्या है उसमें देख लेते हैं। भारतीय संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं, जैसा कि आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं, जिनमें राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा सम्मिलित है। राज्यसभा को उच्च सदन एवं लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है।
लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वहीं राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद बदल दिए जाते हैं। तो ये सब जानकारी है, आप लोग मिनी नोट्स बना सकते हो छोटे छोटे, उसमें इन चीज़ों को नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। भाई क्वेश्चन की विश्वसनीयता में आप बिल्कुल भी कोई हेरफेर नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट किए गए हैं कि आप सिंगल क्वेश्चन को ये नहीं कह सकते कि ये परीक्षा में नहीं आएगा, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है हरभजन सिंह, सेकंड ऑप्शन है मनमोहन सिंह और थर्ड ऑप्शन है पीटी ऊषा। भाई मिस्टेक, यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, तो एक बार इसे लिख देते हैं पीटी ऊषा। और फोर्थ ऑप्शन तो आपका इसमें है ही नहीं, ना ही आपका इसमें आंसर आया है, तो हम आप लोगों को बता देते हैं। इसमें जो फोर्थ नंबर पे होगा वो होगा आपका क्या, मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह, और यही है आपके राइट ऑप्शन, है ना। बाकी और जो लोग हैं और इन्हें जो उपाधि मिली हुई है उन्हें देख लेते हैं। सचिन तेंदुलकर को क्या कहा जाता है, भाई विश्वविख्यात है ना कहीं क्रिकेट का इन्हें गॉड भी माना जाता है, तो सचिन तेंदुलकर को क्या कहते हैं, मास्टर ब्लास्टर। हाँ, दूसरे हैं मेजर ध्यानचंद, इनके बारे में तो बताएं कि आप लोगों को कहीं ना कहीं हॉकी के जादूगर कहा जाता है। जिस भी मैच में इनकी अगर छड़ी से जो एक बार बॉल टच हो गई तो वो गोली करती थी, है ना, तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया, हॉकी का जादूगर। बाकी आपका जो खेल दिवस है, क्या खेल दिवस, तो ये इनके जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है, कब, 29 अगस्त को, तो इसे भी याद कर लो। पीटी ऊषा उड़न परी या पायली एक्सप्रेस, बहुत ही फेमस नाम है। तीसरे सौरव गांगुली, तो इन्हें दादा कहा जाता है। मिल्खा सिंह को आप लोग कवर कर ही चुके हैं, क्या कहते हैं, फ्लाइंग सिख। और शोएब अख्तर को क्या कहते हैं, रावलपिंडी एक्सप्रेस, क्योंकि ये सबसे फास्टेस्ट बॉल कराते थे। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर कहा जाता है और महेंद्र सिंह धोनी को माही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संसद के निम्न सदन को क्या कहा जाता है। भाई अभी उच्च सदन कंप्लीट किया था तो उसमें सारा विवरण हम लोग देख ही चुके हैं, है ना। तो एक कह सकते हैं आसान सा क्वेश्चन है, विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद या राज्यसभा। तो आप लोगों ने टिक कर ही दिया होगा क्योंकि इतनी जान है नहीं इस क्वेश्चन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा को क्या कहा जाता है, निम्न सदन। इसमें कोई ज़्यादा विवरण देने की, व्याख्या करने की कोई ज़रूरत है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बताइए भाई, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। जितने भी ये समाज है, आर्य समाज हुआ, ब्रह्म समाज हुआ, है ना, तो ये सारे आप लोग याद कर जाइए एक बार। ऑप्शन है आप लोगों की दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय। और टाइमर होता है आपका खत्म। इसी के साथ आपको मिलता है एकदम धमाकेदार आंसर, दयानंद सरस्वती। इसकी ट्रिक बना सकते हैं, कैसे ट्रिक बनाएंगे, ट्रिक ये बना लीजिए, तो ये कंफ्यूज हो जाता है दयानंद सरस्वती में और किस में, स्वामी विवेकानंद में, है ना। तो इसकी ट्रिक ये बना लियो, आर्यों पर दया करो, आर्यों पर दया करो। वैदिक सभ्यता में सबसे पहले कौन आए थे, आर्य तो आए थे, तो उन पे भाई दया करो। तो आर्यों पे दया करोगे तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, और जो हमारे समाज रहे हैं, जो भी सभाएं रही हैं, उनके संस्थापक कौन हैं। तो उन्हें कवर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आता है ब्रह्म समाज, तो इसके जो संस्थापक हैं वो कौन हैं, राजा राम मोहन राय। स्थापना कब हुई, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1828 में। दूसरी है तत्वबोधिनी सभा, तो इसकी रविंद्रनाथ के पिताजी जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने 1839 में इसकी स्थापना की थी।
और तीसरा है ब्रिटिश सार्वजनिक संवाददाता भाई नेहरू जी ने की थी 1843 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। तो आपके लिए एक होमवर्क देते हैं, आप लोग बताइए स्वामी विवेकानंद ने किस की स्थापना की थी ये बता दीजिए। इसके साथ ही इनके बचपन का नाम और बता दीजिए, है ना, बचपन का नाम। ये हो गया आप लोगों के लिए होमवर्क, और कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? वाह, मजेदार क्वेश्चन है भाई, बताइए। बताओ योद्धाओं, अग्निवीरों, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? दो चीजें, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है इनमें। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, चारों ऑप्शन इस प्रकार हैं आप लोगों के। और मुझे ऐसी अपेक्षा है कि आप लोगों ने आंसर कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? दिल्ली। बाकी ताजमहल आप लोग जानते ही हैं कहाँ पे है, आगरा में है ना। एक बार बता देता हूँ, ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। और आपका जो कमल मंदिर है, लॉर्ड्स टेम्पल, तो ये कहाँ है? ये आपके ग्रेटर नोएडा में है ना। कुतुब मीनार पता ही है कहाँ पे है भाई? दिल्ली में है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? ये है मुंबई में। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। हैदराबाद। विक्टोरिया मेमोरियल, तो ये भी पता होगा कहाँ पे है भाई? कोलकाता में, कोलकाता। और हवा महल आपका है जयपुर में, जयपुर में है। तो ये सारे लर्न कर जाइए, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। मानव शरीर का खून लाल रंग का क्यों होता है? बताओ भाई। ये तो कहीं ना कहीं आपके शरीर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसकी तो जानकारी होनी चाहिए। मनुष्य का मानव शरीर का खून लाल रंग का क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, आयरन के कारण, कोलाइड के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो टाइमर स्टार्ट हो गया है और आप लोगों के पास है 5 सेकंड का समय। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण जो रंग का कलर होता है वो लाल होता है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना हो गया राइट यहाँ पे। अब इधर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। इम्पोर्टेंट, इसे मार्क कर लो भाई, है ना। मानव रक्त में 60% प्लाज्मा और 40% रुद्राणु होते हैं। तो रुद्राणु जो होते हैं इनके भी 3 पार्ट होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इनमें जो होते हैं वो होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपकी प्लेटलेट्स। ये रुद्राणु होते हैं 40% में, है ना। बाकी 60% में क्या होता है? प्लाज्मा। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान 7.4 होता है ना। जो पीएच स्केल होती है उसमें क्या होता है, 7 से जो नीचे चला जाएगा वो कैसा हो जाएगा? अम्लीय। और 7 से ऊपर वाले कैसे होते हैं? क्षारीय। तो ये सारी जानकारी थी इस क्वेश्चन के बारे में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एलपीजी गैस में महक किस पदार्थ के कारण आती है? अभी तक क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एलपीजी गैस की फुल फॉर्म क्या होती है ना। और एलपीजी गैस में किस किस गैसों का मिश्रण होता है, अब बताइए। तो एलपीजी की फुल फॉर्म तो पता ही होगी आप लोगों को, अगर जैसे नहीं पता है तो आप लोग नोट कर सकते हो। एलपीजी L4 होता है लिक्विफाइड लिक्विफाइड, P फॉर पेट्रोलियम, G फॉर गैस, है ना।
एलपीजी गैस ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण है। किस किस का है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। जिसमें जिसमें महक मिथाइल मरकैप्टन की वजह से आती है। क्या पदार्थ होता है वो? मिथाइल मरकैप्टन। एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हॉर्स पावर किसकी इकाई है? भाई इस प्रकार के अगर आप लोगों को 5 वीडियो भी मिल गए ना, तो ऐसे मान लो तुम जीएस में 30 का है ना, तो 30 में तो 25 से लेके 30 के बीच में क्वेश्चन मार के आओगे गारंटी के साथ। पूरी कोशिश करूंगा, आपको 5 प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा ना, 5 में आप लोगों की नैया पार हो जाएगी ना। आप कहीं जा रहे हैं ना हम जा रहे हैं, यहीं पे देख लेंगे, देखो कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। देखिए जो हॉर्स पावर की इकाई होती है वो क्या होती है? वॉट होती है ना। क्या होती है? वॉट। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट होता है। अश्व शक्ति अंग्रेजी हॉर्स पावर शक्ति की मापक इकाई है। यह एक गैर एसआई इकाई है। अश्व शक्ति के कई मानक हैं और कई प्रकार भी है। हॉर्स पावर शब्द का सबसे पहले उपयोग 18वीं शताब्दी के अंतिम काल में स्कॉटलैंड के इंजीनियर जेम्स वॉट ने किया था। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतने हाई लेवल पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बाकी एक हॉर्स पावर वगैरह आप लोगों को याद रखना चाहिए। 1 HP बराबर 746 वॉट, ये इतना तो जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? बताओ। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पौधे के किस भाग में होता है? पत्तियों में होता है, तना में होता है, जड़ों में होता है, या एक और दो दोनों? तो जो लोग जल्दबाजी करेंगे वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को गलत भी कर सकते हैं ना। क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो एक और दो दोनों है। पत्तियों में भी होता है और तना में भी होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश से होती है, जिसमें पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया लाल रंग में सबसे ज़्यादा होती है और पौधे के तना और पत्तियों दोनों में होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? बताओ भाई। ऑप्शंस आप लोगों के आने वाले हैं और पहला ऑप्शन है आप लोगों के लिए फेफड़ा, दूसरा ऑप्शन है हृदय, तीसरा ऑप्शन है किडनी और चौथा ऑप्शन है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को तो आप लोग देख के ही हटा सकते हो भाई, क्योंकि जो नेफ्रॉन है ना वो कहीं ना कहीं एक बेसिक एक मूलभूत इकाई है किसकी? किडनी की। तो ये तो होने से रहा, ये तो सही नहीं होगा ऑप्शन। तो राइट आंसर आ चुका है, क्या है? किडनी इसका राइट आंसर है ना। तो मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी करती है। किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन होती है। इतना ही आपको इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी रखनी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है? बताओ भाई। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है? क्वेश्चन पढ़ लिया होगा बिल्कुल आराम से। पहला ऑप्शन है हैजा, दूसरा ऑप्शन है मलेरिया, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोफोबिया और चौथा ऑप्शन है चिकन पॉक्स। तो टाइमर खत्म हो रहा है यहाँ पे और राइट आंसर है इसका हाइड्रोफोबिया। अब देखो, ये हाइड्रोफोबिया होती है तो इसमें क्या होता है? रेबीज नाम का वायरस होता है। क्या? रेबीज नाम का। और ये होते किससे हैं? ये एक वायरस होता है, वायरस। अब वायरस से होने वाले और जो रोग हैं वो आपके कौन कौन से हैं वो यहाँ पे आप लोग कवर कर सकते हैं उन्हें। चेचक हुआ, खसरा हुआ, गल्स हुआ, छोटी माता, हेपेटाइटिस, डेंगू आदि रोग किससे होते हैं? वायरस से। और इन चीज़ों की आप लोगों को ट्रिक भी बता रखी है ना, तो आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? बताओ भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और कोशिका कहीं ना कहीं जो होती है वो ह्यूमन बॉडी की मूलभूत कहा जाता है कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है।
तो फर्स्ट ऑप्शन है एंटोनियो ल्यूवेनहॉक, सेकंड ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, थर्ड ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन और फोर्थ ऑप्शन है डी डुवे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रॉबर्ट ब्राउन। तो एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है कोशिका मनुष्य के जीवन काल की क्रियात्मक और संरचनात्मक एवं मूलभूत इकाई है। सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कब की थी? 1665 में। इन्होंने जो खोज की थी वो मृत कोशिका की खोज की थी। और अगर बात करूं ये मृत कोशिका खोजी किसमें थी? जो पौधे का कॉर्क होता है उसमें खोजी थी, कॉर्क में। लेकिन यह कोशिका जीवित कोशिका की खोज एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, तो दोनों चीजें यहाँ पे कवर कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, टेटनस रोग किसके कारण होता है? एक और रोग से संबंधित प्रश्न आ गया है आप लोगों का। बाकी अगर आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है, आप लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है वो हमारे परीक्षा में हेल्पफुल रहेगी, तो ये आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका कोई पैसा नहीं लगता है ना, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा की जा रही है। तो आप लोगों का इतना तो बनता ही है, कम से कम लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दो, है ना। और आपके जितने भी यार दोस्त हैं तो उनके साथ भी इस सेशन को कहीं ना कहीं शेयर करते रहें, इस वीडियो को भेजते रहें, जिससे उनका भी भला हो पाए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बैक्टीरिया। टेटनस रोग होता किससे है? बैक्टीरिया से। बाकी जो और रोग हैं बैक्टीरिया से होने वाले वो कौन कौन से हैं? तो वो है प्लेग हुआ, डिप्थीरिया हुआ, तपेदिक हुआ, काली खांसी, न्यूमोनिया, टिटेनस और कुष्ठ रोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लोहे में जंग लगने से लोहे का वजन डैश जाता है। इसमें कुछ भरना होगा। क्या भरना होगा वो आप लोगों को ऑप्शन से बता देंगे। तो पहला ऑप्शन है बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है घट जाता है, तीसरा ऑप्शन है समान रहता है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होता है? लोहे में अगर जंग लगेगी तो क्या होगा? वैसे अगर लोहे में जंग लगना है तो ये कैसी अभिक्रिया है ये भी आप लोग बता सकते हैं। लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। इसमें लोहे का वजन बढ़ जाता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, मछली की यकृत के तेल से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है ना। तो अगर आप लोगों ने विटामिन को अच्छे से कंप्लीट किया है तो आप लोगों ने आंसर को एकदम टिक कर दिया होगा। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन। अब 4 ऑप्शन हो गए और कौन सी विटामिन हो गई है ना। तो अब टाइमर स्टार्ट होगा। तो टाइमर स्टार्ट हो गया है और राइट आंसर है इसका विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम आप लोगों को पता ही है क्या है? कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है तथा इसे सूर्य के प्रकाश एवं मछली के यकृत के तेल से प्राप्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकी और जैसे विटामिन है, जैसे विटामिन ए हुआ, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? रेटिनॉल है। और इसकी कमी से क्या होती है? रतौंधी होती है। ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। B1 का नाम थाइमीन है। क्या है? थाइमीन है। इसकी कमी से क्या होता है? वेरी वेरी। और सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? वो है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का क्या नाम है? इसका नाम है टेकोफेरॉल। और ई के बाद आपकी जो विटामिन है, विटामिन के, इसका नाम है फिलिक्नॉन। और आपकी जो विटामिन है वो 2 प्रकार की होती हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो जल में कौन कौन सी घुलनशील है? तो वो हैं बी और सी।
और बसा में घुलनशील है ADE और K। तो इतनी जानकारी मिली आप लोगों को विटामिन के बारे में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो बताइए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। ऑप्शंस आप लोगों के समझ आ चुके हैं, ओम, एम्पियर, कैंडेला, मीटर। और अगेन कहीं ना कहीं आप लोगों से फिर मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि, और बेल आइकन को कहीं ना कहीं प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो देखिए जो विद्युत धारा का मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। बाकी यहाँ पे और चीज़ों को रखा गया है, जैसे शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट। बल का मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर है। प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है, दूरी की। एक पारसेक जो तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। तो इसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक नैनोमीटर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोग, एम्पियर की इकाई विद्युत धारा मापने की है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, उत्पादित की जाती है। ये सारी जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। तो आप लोगों ने सोच ही लिया होगा क्या पाया जाता है, आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जल्दी से आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मानव रक्त का तरल संयोजी ऊतक है। यह एक कोलाइडी विलियन है। इसमें 60% भाग प्लाज्मा और 40% भाग रुद्राणु का होता है। रक्त प्रशंसा जो विलियम हार्वे ने की थी। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये बेसिकली इसमें आयरन होता है। क्या होता है, आयरन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, किस पदार्थ को केरोसिन में रखा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप लोग कहीं ना कहीं इसे टिक कर ही दिए होंगे। सोडियम को, कैडमियम को और आपके लिथियम को, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, इसके साथ ही ये भी बताइए कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कहीं ना कहीं चाकू से काटा जा सकता है। काटा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सोडियम। इसे रखा ही क्यों जाता है पानी में, क्योंकि ये ऑक्सीजन से अवक्रिया करके आग पकड़ लेता है। इसलिए जो खेल वाले लोग आते हैं वो इसी का प्रयोग करके हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये कहीं ना कहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। सो बड़े ही अच्छे से पढ़िए। ताजमहल का रंग किसके कारण पीला पड़ रहा है। आसान सा क्वेश्चन है। NO2, SO2, CO2 और NaOH। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। फिर से आप लोगों के पास 5 सेकंड का समय है और सेशन को कंप्लीट होने तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो SO2 है। मथुरा में इसकी जो व्याख्या है उसे देख लेते हैं। तो व्याख्या में क्या लिखा हुआ है, व्याख्या में लिखा हुआ है, मथुरा में लगी रिफाइनरी के कारण वहाँ से SO2 युक्त धुआं ताजमहल पर आता है जिस कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। और ये आ गया आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अब भाई ये भी क्वेश्चन अगर आप लोग गलत कर रहे हो तब तो फिर बहुत ही शर्म की बात है। अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो और ये क्वेश्चन नहीं पता है तो वो बोलते हैं ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, है ना, लेकिन मरते नहीं है। दिक्कत तो ये है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा। देखो ये सारे दिवस आप लोगों को याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। वायुसेना दिवस, थल सेना दिवस, नौसेना दिवस,
तो इसका जो राइट आंसर है वो है थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को सेशन कहीं ना कहीं पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बहुत जल्द अगली जो सीरीज है, इस सीरीज का वीडियो हम लेके आने वाले हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।